हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी दो चीज़ों की जो आपको सबसे पहले करने चाहिए जैसे ही आपकी सैलरी आ जाती है, यदि आप एक जॉब में हैं या फिर जैसे ही आपकी इनकम आती है, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो। हाँ भाई हाँ, ऑफिस पार्टी से भी पहले। हाँ, मम्मी के लिए नई साड़ी लेने से भी पहले। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है, जब हमारी पहली सैलरी आती है तब हमारी उम्र 24 से 26, 27, 28 साल तक होती है। उस समय हमारे पास उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती और हम भी क्या चाहते हैं कि यार हमारे पास जो पैसा आया उससे हम थोड़े से मौज मस्ती करें। सब सही है, बिल्कुल वो करना है, लेकिन जैसे ही आपके पास पहली सैलरी आती है तो इन सारे मौज मस्तियों से पहले आपको ये काम करना है कि सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। और आपको कितना इन्वेस्ट करना है? कम से कम 10% तो भी आपको इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये कि यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो कम से कम आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। और यदि आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है तो कम से कम आपको 1,000 रुपए तो इन्वेस्ट करने ही करने हैं। अब किस तरह से इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कीजिए। अब फ्यूचर के लिए सेव करने से मेरा मतलब है कम से कम 10 से 15 साल का पर्सपेक्टिव लेकर चलिए। अब जब मैं 10 से 15 साल की बात कर रहा हूं तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? तो भैया, हमारे पास ऑप्शंस ये बच जाते हैं कि या तो हम किसी एसआईपी में इन्वेस्ट कर दें, यदि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है तो हम एक एसआईपी ओपन कर सकते हैं, हम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डाल सकते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों में हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हुए एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो थोड़ा थोड़ा कितना होना चाहिए? कम से कम 10% ऑफ अवर इनकम, राइट? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार जो एसआईपी है उसमें रिटर्न तो कंसिस्टेंट है लॉन्ग टर्म में, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो उस केस में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? जिस चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए, जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की है, लेकिन यदि आपके पास नॉलेज है, आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, तो उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा। आप 10,000 रुपए एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। और एक अच्छे स्टॉक को चूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। यहां पर टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं आने वाला है आपके। क्यों? क्योंकि यार मैं बात कर रहा हूं बहुत ही लॉन्ग टर्म की, मैं 10 और 15 सालों की बात कर रहा हूं। तो आपको एक ऐसा स्टॉक चूज करना होगा जो 10 से 15 सालों तक आपका साथ दे सके। और उस चीज को पता करने के लिए आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको साल में कम से कम एक बार जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हैं उसे एनालाइज करना होगा, उसे रिविजिट करना होगा कि क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में रहने लायक है भी या नहीं। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज कि कम से कम आपको 10% तो इन्वेस्ट करना है। उससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब जो दूसरी चीज आपको करनी है अपने पहली सैलरी के साथ, वो है एक टर्म इंश्योरेंस लेना। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने फ्यूचर को सिक्योर किया, लेकिन फ्यूचर तो अनसर्टेन है, राइट? क्या पता हमारे साथ कल क्या हो जाए, इसलिए हमें एक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, एक एंडोनमेंट प्लान ले लेते हैं। तो देखिए, एंडोनमेंट प्लान में कुछ गलत नहीं है, लेकिन होता यह है कि एंडोनमेंट प्लान में हम टैक्स बेनिफिट्स ढूंढते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए ढूंढते हैं और हम इंश्योरेंस भी ढूंढते हैं। भाई, एक ही चीज में आप इतनी सारी चीजें ढूंढोगे ना तो आपको सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन कंप्लीट एक्सपोजर किसी चीज का नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि आप इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के जैसे ट्रीट कीजिए, इसलिए आप एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए। और आपको टर्म इंश्योरेंस कितना लेना है? देखिए, अगर आपकी कल डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को 10 साल तक सस्टेन करने के लिए जितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है उतने रुपए का आपको कवर लेना है। अब 10 साल ही क्यों? तो मैं ये चीज अज्यूम कर रहा हूं कि 10 साल में जो आपकी फैमिली है वो कोई और तरीका ढूंढ लेगी कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। अब देखिए, आपके फैमिली के 10 साल का जो एक्सपेंसेस है वो 50 लाख भी हो सकते हैं, वो 1 करोड़ भी हो सकते हैं, वो 2 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा 2, 5 और 10 लाख तो रहने वाले नहीं है, इट इज फॉर श्योर। तो अब आपको क्या देखना है? तो देखिए, जब भी आप कोई एक इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, राइट, यदि आप उसमें बहुत ज़्यादा कवर देखने जाएंगे और वो एक एंडोनमेंट प्लान होगा तो उसका प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लेते हैं तो, और यदि आपकी एज को 26-27 साल के आसपास है, तो आप 1,000 से 1,500 के बीच में एक अच्छा खासा 1 करोड़ का
कवर ले सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप टर्म इंश्योरेंस के लिए जाइए, बाकी एंडोनल प्लान के लिए मत जाइए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इज प्योर इंश्योरेंस। जितने भी साल का आपने कवर रखा है उतने साल तक यदि आपकी डेथ नहीं होती है तो उस केस में आपको एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है, एंड इट इज ओके। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा इंश्योरेंस है वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से निपटने का जरिया है, तो उसे वैसे ही ट्रीट करना है। अब देखिए, टर्म इंश्योरेंस के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि यदि मान लीजिए आपने किसी रीजन से उसका एक प्रीमियम भी नहीं पे किया है तो वो लैप्स हो जाएगी। मतलब कि एक प्रीमियम भी नहीं दिया तो आपका कवर मिलने ही वाला नहीं है। इसलिए उसे ऑटो डेबिट पर रखना है, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है, आप हॉस्पिटल में भी भर्ती रहते हैं, तो कम से कम वो ऑटो डेबिट हो जाए और वो जो प्रीमियम है वो कंटिन्यू रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपकी सैलरी चालू होती है आपको सबसे पहले ये 2 काम करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।